नमस्कार समज्ञा मंच। अगर कुछ श्रोताओं की उपस्थिति हो जाए तो कार्यक्रम शुरू करें। नमस्कार सर। अलका दी नमस्कार। आपकी उपस्थिति को नमन। आप मेरा उत्साह वर्धन करने आई। मैं चाह रही थी कि और कुछ श्रोता जुड़ जाएं तो अपनी बात आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय त्रिलोकनाथ जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन करती हूँ। समज्ञा मंच का हार्दिक आभार जो उन्होंने आज मुझे यहाँ अपनी बाल कहानी से पाठकों को रूबरू कराने का अवसर दिया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आदेशित करें त्रिलोकनाथ जी कि कहानी हम वाचन शुरू करें। परिचय देने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, वैसे भी मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है। बस लेखन से जुड़ी हूँ, शिक्षा से जुड़ी हूँ और दोनों के क्षेत्र में अपनी जो भी सहभागिता हो सकती है करती हूँ समय समय पर। उसी तरह मैं कहानी, कविता, उपन्यास विधाओं से जोड़कर लेखन करती हूँ और बाल साहित्य में भी मेरा लेखन सतत चलता रहता है। तो मुझे लगता है अब हम अपना कहानी वाचन शुरू करें। श्रोतागण धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। आदेशित करें सर, और अलका दी आप भी मुझे आदेशित करें। शुरू करूं मैं अपनी कहानी। मैं अपनी पहली कहानी शुरू करती हूं। इसका शीर्षक है आओ ईश्वर का हाथ बटाएं। अरे निहान, अभी तक सो रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि दादा कल से पक्का आपके साथ रोज घूमने चलूँगा। पोते निहान को सोता देख दादाजी ने उसे जगाते हुए कहा। दादाजी, आज तो बहुत ठंड है। रजाई में कितना अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा उठने का।
सोने दीजिए ना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, कल से पक्का, कहते हुए निहान ने स्वयं को रजाई के भीतर सिमट लिया। बेटे, यह सच है कि एक दिन न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यह भी याद रखो कि यह एक दिन कभी खत्म नहीं होता। मतलब? निहान ने हैरानी से पूछा। मतलब यह मेरे बच्चे कि आज तुम्हारे इरादों पर ठंड हावी हुई है, कल नींद, परसों हाथ पैर का दर्द, इस तरह हर दिन कोई न कोई विवशता तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेती रहेगी और तुम कभी सुबह घूमने नहीं जा सकोगे, दादाजी ने निहान को समझाया। अरे अरे नहीं नहीं दादाजी, आपने तो डरा दिया। मैं किसी प्रकार की कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आप बस 7-8 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आया, कहते हुए निहान फौरन रजाई छोड़कर उठ बैठा। यह बात हुई ना, स्वेटर के साथ कान का टोपा और मोजे जरूर पहन लेना, कहते हुए दादाजी निहान के बालों पर हाथ फेर मुस्कुरा दिए। निहान झटपट शौच से निवृत्त हुआ, मुंह पर पानी के छींटे मारे और नींद फुर्र हो गई। तब तक दादाजी ने भी अपनी रोज वाली थैली साथ ले ली। चलिए दादाजी, मैं तैयार हूँ, कहते हुए दादा पोते सुबह भ्रमण पर निकल पड़े। लाइए दादाजी, यह थैली मैं पकड़ लेता हूँ, निहान ने दादाजी से थैली लेते हुए पूछा। वैसे यह थैली मैं पकड़ लेता हूँ, वैसे आज यह थैली आप क्यों ले जा रहे हैं, निहान ने थैली के अंदर झांकते हुए पूछा। बेटे, मैं तो रोज़ थैली लेकर जाता हूँ, तुम रोज़ सोए होते हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। मगर इसमें है क्या? इस थैली में पशु पक्षियों के लिए दाना है, दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पक्षियों के लिए दाना? दादाजी, आप ये पशु पक्षियों के लिए खाने का सामान क्यों ले जा रहे हैं? बेटे, जिस तरह हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही पशु पक्षियों को भी भोजन चाहिए। मगर हमारा भोजन तो हम स्वयं बनाते हैं, हमें कोई कहाँ देता है? सही कहा तुमने, हमारा भोजन हम स्वयं लाते हैं, पकाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, हम यह कार्य कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। समझने वाली बात यह है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे सबल है। हाँ, यह बात तो हमारे टीचर ने भी बताई थी। दादाजी की बात सुनकर निहान को जैसे कुछ याद आया। अच्छा, और क्या बताया था तुम्हारी टीचर ने? यही कि इन सब योनियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बोल और सुन सकता है, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है। एकदम सही बताया तुम्हारे टीचर ने, इसीलिए तो मानव योनि को सबसे अच्छी योनि कहा गया है। दादाजी, एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछो। यह इतनी बड़ी दुनिया बनाई किसने? ईश्वर ने, जिसे हम भगवान कहते हैं। वही संसार का निर्माता है और हम सबका पिता भी, दादाजी ने समझाते हुए कहा। पिता यानी तो सबकी देखभाल करने वाला, जैसे पापा हमारी देखभाल करते हैं और आप बड़े पापा हैं, इसलिए पूरे घर की देखभाल आप करते हैं। निहान ने अपनी समझ के अनुसार पिता की व्याख्या की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर तो इन पशु पक्षियों के पिता भी भगवान ही हुए ना, तब तो उनके भोजन की व्यवस्था करना भगवान का काम है। मेरे बच्चे, जब सारी सृष्टि के पिता एक हैं, तो हम सभी एक ही परिवार के सदस्य तो हुए। जैसे तुम्हारे पापा का मैं पिता हूँ और तुम भी मेरे परिवार के सदस्य हुए, इस नाते एक दूसरे की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है दादाजी, मगर तुम्हें समझाता हूँ, तुम बड़े हो गए हो न, अपनी आवश्यकता बता सकते हो, अपनी समस्या कह सकते हो, अपने काम स्वयं कर सकते हो, मगर तुम्हारी छोटी बहन टुक टुक, वह तो अभी छोटी है, न बोल पाती है न चल पाती है, इसलिए तुम्हारी दादी, मम्मी और हम सभी लोग उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि वह अपनी देखभाल नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह पशु पक्षी भी यदि अपनी देखभाल नहीं कर सकते तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ना? आई बात समझ में? आई दादाजी?
किंतु इतने पशु पक्षी हैं, सबके भोजन की व्यवस्था कोई कैसे कर सकता है? यह तो ईश्वर ही कर सकता है, वो तो बहुत बड़ा है। हाँ, वे बहुत बड़े हैं, किंतु मेरे बच्चे ये दुनिया भी बहुत बड़ी है ना। अब ईश्वर तो हर जगह नहीं जा सकते। जैसे हर बच्चा ईश्वर का बच्चा होता है, किंतु ईश्वर उन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने मम्मी पापा को बनाया है जो ईश्वर के काम में हाथ बटाते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। हमें भी तो ईश्वर के काम में हाथ बटाना चाहिए ना। जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। बाकी के लिए व्यवस्था प्रकृति स्वयं करती है। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जीव, इनके माध्यम से भोजन की व्यवस्था होती है। ओह अच्छा, अब इन चिड़ियों को देखो। दादाजी ने पेड़ पर बैठी चिड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। आहा, देखिए ना दादाजी, ये कितनी खुश हो चहक रही हैं। ये सुबह होने का संकेत दे रही हैं। अब उन्हें भूख लगेगी और इन्हीं पेड़ों पर इनके बच्चे भी होंगे जो भूखे होंगे। उनके लिए चिड़िया दाना ढूंढने जाएगी। हो सकता है उन्हें पास में कोई दाना न मिले और उन्हें दाना खोजने के लिए दूर जाना पड़े। ऐसे में उनके बच्चे उनका इंतजार करते रहेंगे। सोचो उन्हें कितनी व्याकुलता होगी। फिर नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में भला कितना भोजन लेकर आएगी। हाँ, सच में मम्मी जब अधिक देर को कहीं चली जाती हैं तो टुक टुक भी कैसे परेशान हो जाती है, दादी से भी नहीं संभलती। अगर यही दाना इन्हें अपने आसपास मिल जाए तो कितनी सुविधा होगी। कहते हुए दादाजी ने थैली से अनाज के दाने निकालकर नीचे फैला दिए। मैं भी दादाजी, मैं भी डालूंगा। कहते हुए निहान ने भी मुट्ठी में दाने ले ची ची करते हुए चिड़ियों को डालना शुरू किया। दादाजी पेड़ के नीचे बैठे निहान को चिड़िया से खेलते हुए आनंदित हो रहे थे। दादाजी आप बैठिए, मैं उधर वो गाय और कुत्तों को रोटी देकर आता हूँ। अच्छा बेटे। सारी चिड़ियाँ चींची कर जमीन पर आ बैठी। दादाजी, ये चिड़िया दाने कम खा रही हैं, शोर ज्यादा मचा रही हैं। निहान ने चिड़ियों का तेज कलरव सुनकर कहा। बेटे, वो शोर नहीं कर रही, अपने साथियों को आमंत्रण दे रही हैं कि आओ भोजन आ गया है। अरे वाह, ये भी बोलती हैं। क्यों नहीं, हर प्राणी अपनी भाषा में बोलता है। ये और बात है कि हम सबकी भाषा बोली समझ नहीं पाते। तब तो चिड़िया बहुत समझदार है, हिल-मिल कर खाना जानती है। हाँ बेटे, ये छोटे से जीव हमें बड़ी सीख देते हैं। हमें इनसे यह गुण सीखना चाहिए। चलते चलते दादाजी ने कहा। कौन सा गुण दादाजी? यही कि हम जो कुछ कमाते हैं उसमें इनका भी थोड़ा हिस्सा है। पुराने लोग यह जानते थे, इसलिए चींटी, चिड़िया, गाय, कुत्ता सभी के लिए भोजन निकालते थे। आपने ठीक कहा दादाजी, हमें ईश्वर का सहयोग करना चाहिए। दादाजी, वो उधर देखिए, वो लोग इतने ठंड में कैसे ठिठुरे हुए बैठे हैं। उन्होंने ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या उन्हें ठंड नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही बेटे? आखिर वह भी तो हमारी तरह इंसान हैं। ओह अच्छा, अब समझा। क्या समझे? यही कि ईश्वर उन तक नहीं पहुंच पा रहे। चलो, तुम्हारे स्कूल का समय हो रहा है। कहते हुए दादाजी निहान को घर लौटा लाए। शाम को स्कूल से लौटते हुए निहान ने दादाजी से कहा। दादाजी, कल से मेरे मित्र भोलू, विक्कू, निशु, जोरावर भी अपने साथ सुबह की सैर को आएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, उनसे कह जरूर देना कि सुबह 6 बजे तैयार रहें, देर न करें, वरना स्कूल को देर हो जाएगी। सुबह 6 बजे निहान के सभी साथी अपने हाथ में एक एक थैला लिए खड़े थे। अरे, तुम लोग ये थैला क्यों ले आए? दादाजी, कल हमने देखा था ना, कुछ लोग कैसे ठंड में ठिठुर रहे थे। तुम्हें याद है अब तक? दादाजी ने पूछा। बिल्कुल याद है दादाजी। हमने सोचा क्या हुआ जो ईश्वर उन तक नहीं पहुंच पा रहे। आखिर हम भी तो उन्हीं पिता की संतान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो क्यों ना हम ईश्वर के काम में हाथ बटाएं। इसीलिए हम सभी कुछ ऊनी कपड़े जो हमारे पास यूं ही रखे हुए थे अपने साथ ले आए।
ताकि उनकी ठंड से रक्षा हो सके। यह थी मेरी कहानी, आओ ईश्वर की मदद करें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी कहानियाँ यथार्थ के आधार पर लिखी जाती है। मैं थोड़ा सा काल्पनिक नहीं लिख पाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज बच्चों का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, भाषा के क्षेत्र से भी देखें और चिंतन की दृष्टि से भी, कि उनके आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं उन घटनाओं से उन्हें रूबरू कराना एक साहित्य का दायित्व है। वैसे भी साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, इसके अलावा भी साहित्य बच्चों को कुछ संदेश दे सके, आसपास की परिस्थितियों के प्रति जागरूक कर सके। तो इस तरह की कहानियाँ मैं ये ऐसी कहानियाँ ही लिख पाती हूँ। और अगर मेरे पास किसी प्रकार के कमेंट्स नहीं आ रहे, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है और मैं ये कहानी अगर आप सुन पाए हैं तो कृपया मुझे इंगित करें, तो मैं अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ूं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आ नहीं पा रहे। चलिए, मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं दूसरी कहानी की ओर बढ़ती हूँ। इस कहानी से पहले मैं एक और छोटी सी बात आपसे कह दूँ कि इस कहानी में मैंने एक प्रयोग किया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस कहानी में आपको काफ़ी सारे, मैंने बाद में लिखने से पहले मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन लिखने के बाद जब मैंने देखा तो इस कहानी में 49 मुहावरे स्वतः आते चले गए हैं। और इस कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार मिला था। और इससे पहले भी जो कहानी मैंने प्रस्तुत की है वो भी अखिल भारतीय बाल कहानी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर थी। और अब जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। और उन मुहावरों को आप देखेंगे तो बहुत सहजता से इसका जहाँ भी मैंने पाठ किया तो यही मुझे प्रतिक्रिया मिली कि पता ही नहीं चला कि बीच में इतने मुहावरे कब आ गए, कैसे आ गए। बिल्कुल सहज भाव से कहानी आगे बढ़ती चली गई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती हमने मनाई है और ये कहानी भी गांधी जी पर आधारित है। मैं कहानी आरंभ करती हूँ। मैं भी बापू बनूंगा। माँ खादी की चादर दे दे। मंजरी जी हाजिर हो गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आप उपस्थित हुई। मैं अपनी कहानी पढ़ने जा रही हूँ, मैं भी बापू बनूंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। गुनगुनाते हुए आज निहान खुश खुश सा घर पहुंचा। क्या बात है नीनू, आज तो बड़ा बल्लियां उछल रहा है, लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है, दीदी शिखा ने निहान को छेड़ते हुए कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो दीदी, निहान ने आंखें मटकाते हुए कहा। अच्छा, क्या है राज की बात, हमें भी बताना। राज की बात तो है, दादी को बताऊंगा, कहते हुए निहान अपना बैग सोफे पर पटक दादी के कमरे की ओर बढ़ गया। अरे अरे, अपना बैग तो जगह पर रख, और ये जूते पहनकर जा रहा है अंदर, दादी डांटेंगी, शिखा कहती रह गई। मगर निहान अनसुना कर आगे बढ़ गया। मम्मी को आने दे, वही तेरी अकल ठिकाने लाएंगी, कह देना। वैसे दादी कहती हैं किसी के कान भरना अच्छी बात नहीं है, कहते हुए वह शिखा को अंगूठा दिखाकर भाग गया। ये लड़का भी ना, इसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, कभी नहीं सुधरेगा, बड़बड़ाती शिखा ने बैग खोलकर उसमें से लंच बॉक्स और वाटर बॉटल निकालकर बैग उठाकर ऊपर शेल्फ पर रख दिया। दादी दादी, आपको एक बात बतानी है, खुशखबरी है। निहान का अंग अंग खुशी से उछल रहा था। अच्छा अच्छा, हमेशा आसमान सिर पर उठाने वाला मेरा बच्चा आज इतना बाग बाग क्यों हो रहा है? बता तो क्या खुशखबरी लाया है स्कूल से, दादी ने कहा।
दादी, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है। कई सारे प्रोग्राम होंगे। टीचर ने मुझे गांधी जी का रोल दिया है। निहान दादी को बता ही रहा था कि शिखा पीछे आकर खड़ी हो गई। आप तो गांधी जी के बहुत से किस्से जानती हैं दादी। हमेशा उनके बारे में नई नई जानकारियाँ सुनाती हो। प्लीज़ मेरी मदद करो ना, ताकि मैं उस रोल को और अच्छे से कर सकूं। तू और गांधी का रोल, ये मुंह और मसूर की दाल, हा हा। शिखा ने निहान की चुटकी ली। दादी देखिए ना, हमेशा मेरी टांग खींचती रहती है। निहान ने जीभ चिढ़ाकर शिखा को जवाब दिया। बच्चे, किसी भी इंसान का रोल करने के लिए पहले उस इंसान की विशेषताओं को अपने में अंगीकार करना होता है, दादी ने निहान को प्यार से समझाया। राजन जी नमस्कार। जो भी होगा मैं कर लूँगा दादी। मैं उन्हें चुनौती देकर आया हूँ। किसे? राहुल, डिम्पी, उमंग को। क्यों भला? मैं हमेशा उनकी आंख में खटकता जो हूँ, इसीलिए मेरा मजाक बना मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। कहते थे ये भी कोई रोल है? रोल तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू के हैं जो हम करने वाले हैं। प्लीज़ दादी हेल्प मी। अच्छा, बता दूंगी। पहले अपना यूनिफॉर्म तो बदल, हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले। अपना चेहरा देखा है कैसे थकन से चूर हो रहा है? ये आपका थकन से चूर बच्चा। दादी पहले इसका लंच बॉक्स देखिए कितना खाना झूठा छोड़ा है। ये रोज ही ऐसा करता है। खाना नहीं खाएगा तो चेहरा तो उतरेगा ना, शिखा ने आंखें दिखाते हुए कहा। क्या दीदी सच कह रही है निहान? ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरा पेट भर गया था दादी, इसलिए। वैसे मैंने राहुल के टिफिन से खा लिया है। पराई चख अपनी रख, यह तो गलत बात है बेटा। ठीक है, मैं खा लूँगा बाद में, कहते हुए निहान ने जूते दादी के पलंग के नीचे उछाल दिए, फिर मोजे उतारकर दादी की कुर्सी की ओर फेंक दिए। एक कुर्सी पर गिरा, दूसरा कुर्सी के नीचे गिरा। उसके बाद उसने शर्ट उतारकर हाथ में गोल गोल घुमाते हुए शिखा की ओर उछाल दिया, जो जाकर शिखा के मुंह पर गिरा। निहान, शिखा जोर से चिल्लाई। दादी ये बहुत लड़िया गया है। दादी दोनों की नोकझोंक देख रही थी। निहान ने जल्दी से हाथ मुंह धोए, दूध बिस्कुट खाया। तब तक दादी भी बैठक में आ गई थी। निहान भी उनसे सटकर बैठ गया। निहान, तुम गांधी जी का रोल करना चाहते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले उनकी अच्छाई को अपने भीतर धारण करना होगा। जैसे उनका पहला गुण था, वे सभी की बात को धीरज धरकर सुनते थे, फिर धीरे से प्यार से उसका जवाब देते थे। वे सभी का सम्मान करते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं भी आपका, मम्मी का, पापा का सम्मान करता हूँ ना दादी? करते हो, मगर शिखा भी तो तुमसे बड़ी है ना। अभी तुमने उसके मुंह पर शर्ट फेंकी, यह तो उद्दंडता है। गांधी जी का पहला सिद्धांत था, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। कोई तुम्हारे मुंह पर शर्ट फेंके तो तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी दादी। शाबाश, मगर सॉरी मुझसे नहीं, अपनी दीदी से मांगो। यही गांधी जी का उसूल था। गलती हो तो उसे स्वीकार करो और माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की नज़र में अधिक सम्मान के पात्र बनोगे। सॉरी दीदी, निहान ने शिखा के सामने कान पकड़ते हुए कहा। ठीक है, माफ़ किया, मगर रोज़ रोज़ मैं तेरे नखरे नहीं उठाने वाली, समझे? ठीक है, माफ़ किया। बिल्कुल ठीक कह रही है शिखा। तुम्हारी हिंदी की किताब में गांधी जी ने के सुविचार लिखे हैं ना? स्वावलंबी बनो, अपना काम आप करो, उल्टे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके दादी, कल से मैं अपना स्कूल बैग, कपड़े, शूज जगह पर रखूँगा, बस। ओ मास्टर निहान, पता है कल कभी नहीं होता। जो करना होता है ना, वह आज से बल्कि अभी से करना होता है।
दादी, जरा अपने लाडले को यह भी बता दो कि झूठा छोड़ना भी पाप है, शिखा ने निहान को जीभ चढ़ाते हुए कहा। पाप नहीं, अपराध है बेटा, दादी ने कहा। अपराध? वह कैसे दादी? क्या तुम्हें पता है, गांधी जी सभी को हफ्ते में एक दिन उपवास रखने को कहते थे। क्यों? नहीं पता। इसीलिए कि देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। अगर हम सब एक दिन व्रत करेंगे तो वह भोजन बचेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा। ओ, निहान दादी की बात गौर से सुन रहा था। इतना ही नहीं, गांधी जी जो धोती पहनते थे वह धोती का आधा टुकड़ा होता था। आधा टुकड़ा? हाँ, आधा टुकड़ा। वे कहते थे तन ढकने को इतना कपड़ा पर्याप्त है, बाकी बचा कपड़ा किसी और के काम आएगा। वे दिखावे में नहीं, कर्म पर विश्वास रखते थे। उनका नारा था सादा जीवन उच्च विचार। इसी से गांधी जी की पहचान होती है। ओह, कितने अच्छे विचार थे ना दादी गांधी जी के। मैं कोशिश करूंगा इन विचारों को अपने भीतर धारण कर सकूं। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। भूल जा तू और सुधरेगा, शिखा ने निहान की छेड़ ली। दादी, देखो ना दादी, दीदी को हमेशा मुझे ढपोल शंख कहती है। जाओ, मुझे नहीं करना किसी से बात। कहते हुए निहान मुंह फुलाकर अंदर कमरे में चला गया। इसे कहते हैं दिन भर चले 2.5 कोस। तुम्हें मैंने इतना समझाया मगर तुम। शिखा तुम्हें चिढ़ा नहीं रही, वह देख रही थी कि गांधी जी ने क्रोध को इंसान का दुश्मन बताया है, जो इंसान का विवेक हर लेता है। तुम इस दुश्मन से कितनी दोस्ती रखते हो? दादी ने बात संभाली। मतलब ये मेरे बच्चे कि तुमने राहुल, डिम्पी और उमंग का नाम लिया, उन्होंने तुम्हें चिढ़ाया, तुम चिढ़ गए, आओ देखा न ताव देखा और उन्हें चैलेंज दे आए। यह बताता है कि तुम जल्दी अपना आपा खो देते हो। जो क्रोध पैदा करता है और क्रोध इंसान को अंधा बना देता है, उसके सोचने की शक्ति को हर लेता है। अतः किसी की बात अगर अच्छी नहीं लगे तो भी उसे मुस्कुराकर जवाब दो। इससे आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे। आ गया समझ में दादी, तो आज से ही मैं गांधी जी के गुणों को सीखूंगा। सबसे पहले आपके कमरे में जो जूते मोजे फेंके हैं उन्हें जगह पर रख कर आता हूँ। कहते हुए निहान दादी के कमरे की ओर चल पड़ा। ये बात दादी, आपने तो कमाल कर दिया। कहते हुए शिखा दादी से लिपट गई। और तू शिखा, एक बात याद रख, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी का यह नारा तेरे लिए है। मेरे लिए? मगर मैंने क्या किया दादी? तू हमेशा उसके सिर पर सवार रहती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। बात को प्रेम से कहना सीख। प्रेम से कही बात ज्यादा असर करती है, समझी? समझ गई दादी। कहते हुए शिखा दादी से लिपट गई। धन्यवाद। ये थी मेरी कहानी मैं भी बापू बनूंगा। बच्चों को हम कोई बात अगर उपदेश के माध्यम से सिखाते हैं तो वो बात शायद उन्हें उतनी अपील नहीं कर पाती है, और अगर सहजता से वो बात हम कह जाएं तो वो बात मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मंच पर जो भी उपस्थित हैं श्रोतागण, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को नमन करती हूँ कि आपकी उपस्थिति से मेरा हौसला बढ़ रहा है। और अगर इस कहानी पे कुछ कहना चाहें और अन्यथा मैं इसके बाद अपनी अगली कहानी एक लेती हूँ। मेरी अगली कहानी है, ये कहानी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इसने पाया था और 2016 में मैंने ये कहानी लिखी थी। तब इसे किसी प्रतियोगिता में भेजा था और इसे न केवल प्रथम पुरस्कार मिला था बल्कि निर्णायकों ने बहुत खुले दिल से इसकी प्रशंसा की थी। ये भी तात्कालिक विषय को, उस समय तात्कालिक विषय को लेकर लिखी थी और मुझे कहते हुए मतलब खुशी नहीं हो रही है। हालांकि मेरी कहानी प्रासंगिक है, लेकिन
पिछले दिनों हाथरस में जो घटना हुई है, 2016 में भी कुछ ऐसी ही एक घटना थी, उसने मुझे प्रभावित किया था। और तब ये कहानी मेरी कलम के द्वारा लिखी गई। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की कहानी बच्चों के लिए लिखी जानी चाहिए। तब ये बात उठी थी कि इस तरह के विषय पहली बार बाल कहानी के अंतर्गत आए हैं। और ये कहानी मैं पढ़ रही हूँ, गुड टच बैड टच। ट्रेन ट्रेन। जैसे जैसे स्कूल की बस स्टैंड के करीब आ रही थी, खुशी का हाथ मम्मी के आंचल को जकड़ता जा रहा था। बस खुशी के करीब आ चुकी थी। कंडक्टर अंकल ने आवाज़ लगाई, खुशी चलो। उफ, फिर वही कंडक्टर अंकल। अनमनी सी खुशी माँ का आंचल छोड़कर डरी सहमी सी अपना बैग सीने से चिपकाए हुए कंडक्टर अंकल से बचती बचाती बस की ओर बढ़ गई। वहीं खुशी की मम्मी सोच रही थी, आजकल खुशी स्कूल जाने के नाम से यूं ही अनमनी हो जाती है। लगता है उसका मन खेलने में कुछ ज़्यादा ही रमने लगा है। मगर खुशी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, किससे कहे मन की बात। क्या अच्छा है क्या बुरा वह नहीं जानती, मगर बस में चढ़ते हुए कंडक्टर अंकल का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता था। कई बार सोचा मम्मा को बताए, फिर सोचती क्या बताएगी, यही कि कंडक्टर अंकल उसे गाल पर पीठ पर टच करते हैं, चिकोटी काटते हैं, बात करते करते हाथ कंधे से गिराकर सामने ले आते हैं, और कभी तो मेरी प्यारी बिटिया कहकर जोर से सीने से लगा लेते हैं। अगर मम्मा ने कह दिया कि पापा भी तो टच करते हैं तो, मगर पापा के टच करने में उसे क्यों बुरा नहीं लगता, बल्कि प्यार आता है पापा पर। वह स्वयं जब बहुत खुश होती है तो पापा के सीने से लग जाती है। किंतु ये कंडक्टर अंकल और मैथ वाले लाल सर दोनों ही जब भी उसे छूते हैं, पता नहीं क्यों मन करता है बस से कूद जाऊं या कंडक्टर अंकल या लाल सर के हाथ में जोर से काट लूं। खुशी इसी असमंजस में डूबी थी कि स्कूल आ गया। वह फिर कंडक्टर अंकल की उस बेजा हरकत के लिए खुद को तैयार कर रही थी, जो वो बस से उतरते हुए प्रायः सभी बच्चों के साथ करते थे। खुशी जानती थी ये समस्या अकेली खुशी की नहीं थी, क्लास के कई लड़के और लड़कियों की थी, मगर सभी खामोश थे। शायद इसलिए कि अगर प्रिंसिपल से भी कहेंगे तो बाद में लाल सर और कंडक्टर अंकल उनका पता नहीं क्या हाल करें। खैर, क्लास लगी। आज क्लास में अटेंडेंस के साथ ही रिया मैडम ने नोटिस पढ़कर सुनाया कि फर्स्ट पीरियड के बाद सभी बच्चों को प्ले ग्राउंड पर पहुंचना है। बच्चे खुश हो गए, जल्दी जल्दी अपना स्कूल बैग पैक करने लगे। मन ही मन सोच रहे थे, चलो कोई कठपुतली का खेल होगा या फिर कागज के फूल बनाने वाले अंकल आए होंगे, मज़ा आएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेज पर प्रिंसिपल मैम के साथ एक अंकल बैठे थे। स्कूल की प्रिंसिपल मोहिनी मैम ने कार्यक्रम के बारे में बताना आरंभ किया। प्यारे बच्चों, आज आए दिन अखबारों में ऐसी खबरों को अपने मम्मी पापा से सुनते रहे होंगे कि आजकल बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं, खासकर लड़कियां। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना न हो, इसलिए तुम सभी का इस संबंध में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है ना ज़रूरी? जी मैम, सभी बच्चों ने एक स्वर में आवाज़ लगाई। इसीलिए बच्चों, आज तुम्हें यहाँ एकत्रित किया गया है। बच्चों, जब कोई आपको छूता है तो उसका इरादा आपको पता नहीं होता, अतः उसका इरादा कैसा है यह कैसे जाने ताकि आप गलत लोगों से बच सको, यही बताने के लिए आज हमारे बीच एक बड़े परामर्शदाता अंकल आए हैं, जो आप सभी को गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे। ये हैं शर्मा अंकल। आप सभी उनका अभिवादन करोगे ना? जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम किसी से बात करते हैं तो कई बार बात के दौरान उसे टच भी करते हैं।
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु बच्चों, ये टच दो प्रकार के होते हैं, गुड टच और बैड टच। सर, गुड टच किसे कहते हैं? खुशी ने पूछा। क्या नाम है बेटे आपका? जी, खुशी। बहुत अच्छा सवाल पूछा खुशी ने। तो सुनो, जब तुम अपने माता पिता, दादा दादी के पैर छूते हो या कोई अच्छा काम करते हो और बदले में वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए और शाबाशी देने के लिए पीठ भी थपथपाते हैं। जी सर। तब तुम्हें कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है सर, हमारा उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बच्चों, इससे तुम्हें मन में खुशी होती है और यही है गुड टच। और बैड टच क्या होता है सर? जब कोई तुम्हें बात बात पर अनावश्यक छूने की कोशिश करे या छूते समय उसका हाथ तुम्हारे अंग पर दबाव बनाए जिससे तुम्हें दर्द का अनुभव हो या तुम अपने को असहज महसूस करो, तो समझो यह बैड टच है। तुम्हें इससे बचना चाहिए, शर्मा सर ने कहा। यदि कोई बैड टच करे तो हमें क्या करना चाहिए सर? तुरंत अपने बड़ों को बताना चाहिए। अगर कोई बड़ा पास ना हो तो? हमारा मतलब घर से बाहर या स्कूल में कोई ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल। अगर कोई बड़ा पास नहीं है या घर से बाहर इस तरह की परेशानी आती है तो जोर से स्पष्ट ना कहो और बाहर की ओर भागो। किसी को सहायता के लिए पुकारने में मत झिझको। यदि स्कूल में या कहीं कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो फौरन क्लास टीचर या प्रिंसिपल को कहो, नहीं तो तुरंत घर जाकर परिवार के सदस्यों को बताओ। यदि स्कूल में कहीं कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो फौरन क्लास टीचर या प्रिंसिपल को कहो, नहीं तो तुरंत घर जाकर परिवार के सदस्यों को बताओ। सर, कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति हमें बैड टच कर रहा है? वह कह सकता है कि मैं तो प्यार कर रहा हूँ बच्चे को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स प्राइवेट पार्ट कहलाते हैं, जिन्हें मम्मी पापा या फिर कभी कोई परेशानी होने पर डॉक्टर टच करते हैं। वो प्राइवेट पार्ट कौन से हैं सर? बच्चों, आपने स्विमिंग पूल पर लोगों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी स्विमिंग ड्रेस पहनकर नहाते हुए देखा होगा, नहीं तो टीवी पर अवश्य देखा होगा। हाँ, देखा है सर। तो बच्चों, स्विमिंग कॉस्ट्यूम से जो बॉडी पार्ट्स कवर हो रहे हैं वे ही हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। मगर सर, हम उन्हें कैसे रोकें? हम तो बच्चे हैं। बच्चों, आप अपनी बॉडी के स्वयं बॉस हो। कोई आपकी इच्छा के बिना आपके शरीर के किसी भी हिस्से को न छू सकता है न चूम सकता है, यहाँ तक कि आपके शरीर पर हाथ भी नहीं फेर सकता। यदि कोई ऐसा कर रहा है और आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें ऐसा करने से ना कहो। विश्वास करो, तुम्हें स्कूल और माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। बोलो, करोगे ना अपनी रक्षा? जी सर, हम सब अपनी रक्षा करेंगे, सभी बच्चे एक स्वर में बोले। गुड, बहुत अच्छा बच्चों, खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी सर। अच्छा बताओ, आज का लेसन कितना समझ में आया? पहले बताओ, गुड टच क्या होता है? शर्मा अंकल ने पूछा। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, जैसे मम्मी पापा हमें प्यार से छूते हैं उस स्पर्श से हमें खुशी होती है। और बैड टच? जैसे लाल सर और कंडक्टर अंकल हमें छूते हैं। सभी बच्चे एक स्वर में बोल पड़े। यह है कहानी गुड टच बैड टच। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जिन परेशानियों को फेस कर रहे हैं उन परेशानियों से संबंधित साहित्य उन तक पहुंचना चाहिए। उसके निदान के लिए वो साहित्य उन्हें प्रेरणा दे या उनको भावी जीवन के इस तरह की कोई घटना से उनकी रक्षा कर सके। तो ये कहानी थी। अगली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, आत्मविश्वास का ताबीज। ये कहानी उन बच्चों के लिए है कि कुछ
एक मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं कि कुछ परेशानियां होती हैं बच्चों को, कि कई बच्चों को, मैं चूँकि स्कूल शिक्षा से भी जुड़ी रही हूँ, महाविद्यालय शिक्षा से भी जुड़ी रही हूँ, तो मैंने स्कूल शिक्षा के दौरान कुछ बच्चों को देखा था कि वर्ष भर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, किंतु जैसे ही एग्ज़ाम पास में आती है उन बच्चों को एक तरह से फोबिया हो जाता है। अलका दीदी भी यहाँ हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, वे समझेंगी इस समस्या को। तो बच्चों को एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है और उस फोबिया के रहते अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो शब्द गलत लिखना शुरू कर देते हैं, या कुछ याद किया है वो भूल जाते हैं। उन्हें मन में एक भ्रांति से बैठ जाती है कि हम फेल ना हो जाएं। वे अपने आप से सवाल करते हैं और उन्हीं सवाल की उलझनों में वे घूमते रहते हैं। तो ये कहानी ऐसे ही परीक्षा के भय से व्याप्त बच्चों के लिए कहानी है। ये इसका शीर्षक है आत्मविश्वास का ताबीज। जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आ रहा था, नीलू कुछ उदास होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसका स्वभाव बन गया था। मम्मी चिंता में थी, नीलू ऐसा तो कभी नहीं था, आजकल जाने क्या हो गया है इसे, कुछ कहता भी नहीं, बात बात पर गुस्सा करता है। यह तो बहुत गलत बात है। इस बार इसकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है। अगर वह इसी तरह गुस्सा करता रहा तो इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। नीलू क्लास का होनहार बच्चा है, उसकी प्रिंसिपल भी उसकी बहुत तारीफ करती है। तो क्या नीलू स्कूल में सभी लोगों से इसी तरह का व्यवहार कर रहा है? यूं तो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, सभी से बहुत अच्छे से बात करता है। माँ याद करने की कोशिश कर रही है कि पिछले दिनों उसके साथ ऐसा क्या घटा जिससे उसके व्यवहार में यह परिवर्तन आया, मगर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन शाम को जब नीलू के पिता दफ्तर से लौटे तो उन्होंने उनके समक्ष अपनी चिंता रखते हुए कहा, सुनिए जी, क्या आप भी नीलू के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? इन दिनों उसका व्यवहार कुछ उखड़ा उखड़ा नहीं लग रहा आपको? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पहले वह कभी इस तरह की बात नहीं करता था। सुलभा, यह उम्र का पड़ाव है, बच्चों में परिवर्तन होता रहता है। मुझे नहीं लगता यह उम्र के पड़ाव वाला चक्कर है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। शुरू से ही मैं उसे पढ़ाती रही हूँ। प्रिंसिपल भी हमेशा तारीफ करती है, आपका बेटा बहुत व्यवहार कुशल है, पढ़ाई में अव्वल रहता है। फिर अचानक अब तो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता, जाने कहाँ खोया रहता है। अगर यही हाल रहा तो इस बार बोर्ड के रिजल्ट में बुरा असर पड़ेगा। बस 1 महीना ही तो रह गया है परीक्षा को। इतनी चिंता कर रही हो तो तुम रोनी और साक्षी से बात क्यों नहीं कर लेती? अगर स्कूल में कोई बात हुई होगी तो वो तुम्हें अवश्य बता देंगे। आप ठीक कहते हैं। सुलभा ने तय किया कि आज वह रोनी और साक्षी से बात करेगी, शायद समस्या का कोई हल निकले। पहले वो रोनित के घर गई, मगर रोनित ने इस संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, आंटी, नीलू कुछ बदल सा गया है। आजकल वह हमारे साथ नहीं रहता, कहाँ रहता है पता नहीं, इसीलिए इस संबंध में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मायूस सुलभा साक्षी के घर पहुंची। उन्होंने पहले साक्षी की मम्मी को अपनी परेशानी बताई, फिर दोनों ने मिलकर साक्षी से बात की। उसके अनुसार आजकल नीलू हम लोगों के साथ नहीं रहता आंटी। फिर किसके साथ रहता है बेटे, मुझे बताओ। नीलू की माँ ने पूछा। आंटी, हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है, राधे। नीलू आजकल उसके साथ ही ज़्यादा रहता है। हमें तो वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इसलिए हम लोग उसके साथ नहीं रहते। नीलू को भी हमने उसके साथ जाने से मना किया, मगर नीलू को उसका साथ ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए उसने हम लोगों से नाता तोड़ दिया। और हाँ आंटी, हमने देखा है नीलू उसे पैसे देता है, जिसके बदले में वह नीलू को पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला कर देता है। कभी तिलक लगाता है, कभी फूल पत्ती देता है, तो कभी लाल पीले कपड़े में बंधा कुछ सामान। साक्षी के इतना कहते ही सुलभा को कुछ समय पहले का वह किस्सा याद आ गया, जब एक दिन स्कूल से आकर नीलू ने बताया था
उसका एक नया साथी बना है, राधे। उसकी मम्मी किसी बाबा जी को मानती हैं, जिन्होंने उसके लिए एक ताबीज़ दिया है और कहा है इसे पहनकर परीक्षा में उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तब सुलभा ने बात को गंभीरता से न लेते हुए यूं ही समझा दिया था नीलू को कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं नीलू, भला ऐसा कहीं होता है। फिर भी मम्मी, एक बार आप भी राधे की मम्मी के साथ जाकर उन बाबा जी से मेरे लिए तावीज़ ले आइए ना। वैसे भी आजकल जो कुछ पढ़ रहा हूँ भूल जाता हूँ। बेटे, अक्सर परीक्षा के समय बच्चों को ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्हें परीक्षा का तनाव होता है। जब परीक्षा हाल में बैठोगे ना, तब सब याद आ जाएगा। इन बाबा जी के पास कुछ चमत्कारिक शक्ति होती तो क्या वे इस तरह लोगों के आश्रय में पलते। नीलू ने काफ़ी एक्सक्यूज़ दिए, मगर मम्मी ने यह कहकर सब नकार दिए कि नीलू, तुम होनहार छात्र हो, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से दूर रहो। कोई भी सच्चे बाबा बच्चों को यही सलाह देंगे कि मन लगाकर पढ़ाई करो, यही परीक्षा में अच्छे अंक लाने का मूल मंत्र है। ये शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाले लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते नीलू। तुम्हें मेहनत करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करो, बेफिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। सुलभा को अपनी ही गलती लग रही थी कि नीलू तो नादा था। उसे उस दिन उसकी बात को गहरे से सुनकर तर्क के साथ उसे समझा देना चाहिए था। मेरा बच्चा मन में जाने क्या दुविधा ले बैठा है और उस मकड़जाल राधे के चंगुल में फंस गया है। सारी बातें जानकर इतना समझ पाई सुलभा कि उसे अपना बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ लगा। अगर उसे वापस लाना है तो मनोवैज्ञानिक तरीका ही अपनाना होगा। उसने आज नीलू के स्कूल से आते ही कहा, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटे। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है मम्मी, उसने बुझे मन से कहा। याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था एक बाबा जी के बारे में कि वह बच्चों को ताबीज़ देते हैं। हाँ हाँ, कहा था, नीलू उत्साह से बोल पड़ा, मगर अगले ही पल बुझा बुझा सा बोला, मगर क्या हो, आपने तो मना कर दिया था। अब मैं तो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाऊंगा ना। देखिए, इस बार टेस्ट में राधे के नंबर अच्छे आए हैं। यह सब बाबा जी के ताबीज़ का ही कमाल है। ओह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत बीमार हो गए हो। तुमने अपने मन में ये कैसी बेतुकी बातें बैठा ली है। सुलभा मन ही मन बेटे की हालत देखकर दुखी हो रही थी। अगले ही पल उसने नीलू से कहा, अच्छा अब अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। नीलू ने अनमने भाव से आंख बंद की और अपना हाथ आगे किया। सुलभा ने लाल धागे में बंधा वह ताबीज उसकी हथेली में रख दिया, जिसे देख नीलू खुशी से उछल पड़ा। वाह माँ, आखिर आप ले आई मेरे लिए बाबा जी से ताबीज। कैसे न लाती बेटा, तुम्हें हर बार की तरह परीक्षा में अच्छे अंक से पास होते जो देखना है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू वेरी मच, कहते हुए नीलू मम्मी से लिपट गया। सुलभा बेटे की खुशी से अभिभूत थी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटे, खाली ताबीज पहनने से काम नहीं चलेगा। बाबा जी ने कहा है मन लगाकर पढ़ाई भी करनी होगी। एक मिनट, पढ़ाई भी करनी होगी, जो भी पढ़ोगे वह याद हो जाएगा। ओके मम्मा, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। परीक्षा को 1 ही महीना रह गया है, अब आप इसे गले में भी पहना दो। कहते हुए नीलू मम्मी के सामने झुक गया। सुलभा ने नीलू के गले में वह ताबीज डाल दिया। नीलू के व्यवहार में परिवर्तन देख नीलू के पापा ने सुलभा से अकेले में पूछा, क्या बात है भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या किया कि तुम्हारा बेटा वापस लौट आया? यह राज की बात है, समय आने पर बताऊंगी। नीलू के एग्ज़ाम हो गए, आज रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही अखबार आया, नीलू, मम्मी पापा सभी उसमें नीलू का रोल नंबर खोजने लगे। नीलू फर्स्ट क्लास पास हुआ था। वह खुशी से झूम उठा, बोला, देखा मम्मी, बाबा जी के ताबीज़ का कमाल, फर्स्ट आया ना मैं। अपनी दोनों हथेलियों में बेटे का चेहरा लेकर सुलभा बोली।
बेटे, यह बाबा जी का नहीं, यह तुम्हारा अपना कमाल है। मेरा? वह कैसे? आपने ही तो मुझे बाबा जी का तावीज़ लाकर दिया था, तभी पहनते ही मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा और मुझे अपना पढ़ा हुआ सब याद आने लगा। नहीं बेटे, तावीज़ मैंने दिया था, मगर वह तावीज़ बाबा जी से नहीं लिया था, मैंने बाजार से खरीदा था। नीलू के पापा भी गंभीरता से बात को सुन रहे थे। वो इसलिए बेटा कि मैं जान गई थी कि मेरा बच्चा वहम का शिकार हो गया है और वहम का कोई इलाज नहीं है। उसे केवल उसी के अस्त्र से मारना होता है। कहते हैं ना, हमेशा अच्छा मित्र बनना चाहिए। तुमने अपने अच्छे मित्र को छोड़कर गलत मित्र का साथ पकड़ा। राधे ने तुम्हारे मन में ताबीज का भ्रम इतनी गहराई से भर दिया कि तुम्हारा विश्वास खुद अपने ऊपर से उठ गया। ताबीज को ही तुम अपनी ताकत मानने लगे। तुम्हारा विश्वास टूटते मैं कैसे देख सकती थी। इसीलिए मैंने आत्मविश्वास का ताबीज खुद बनाया और तुम्हें दिया। इसे खोलकर देखो, इसके भीतर कुछ नहीं है। आज तुम प्रथम आए हो अपनी पढ़ाई के दम पर। भविष्य में कभी इस तरह के वहम फैलाने वाले मित्रों से दूर रहना और अपने विश्वास के बल पर काम करना। याद रखो, सफलता की कुंजी एकमात्र आपका विश्वास है। आप ठीक कहती हैं मम्मी, मैं भटक गया था, कहते हुए नीलू ने गले का ताबीज उतारकर माँ की हथेली पर रख दिया। धन्यवाद। मुझे किसी के भी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मुझे लगता है समय भी हो रहा है, लेकिन एक कहानी और पढ़ती हूँ मैं। ये कहानी है जिसे परशुराम शुक्ल कहानी पुरस्कार मिला देवपुत्र संस्था की ओर से। कबीट वाली नानी। कबीट इसका शीर्षक ही ये पूरा ग्रामीण अंचल को लेकर लिखी गई थी ये कहानी। और कबीट शायद हम लोग सभी जानते हैं कि कबीट एक फल आता है, बेलपत्र बीले की तरह एक फल होता है, खट्टा मीठा। गाँव में अक्सर प्राचीन समय में तो बहुत होता था, आजकल इसके पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं गाँवों में भी। हमारे गांव में ये एक पेड़ था कबीट, और इसी को मैंने केंद्र करके एक कहानी बनाई है, कबीट वाली नानी। मम्मी, इस बार हमारे स्काउट गाइड की टीम गांव में जाकर काम करेगी। आज स्कूल से आते ही रानू ने माँ को स्कूल के हालचाल सुनाते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने तुम और तुम्हारे सभी मित्र गांव से परिचित भी हो जाओगे। पवित्रा दीदी हाजिर उपस्थित हुई हैं। नमस्कार करती हूँ दीदी। मुझे चूँकि कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप सब मेरा वंदन स्वीकार करें। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने तुम और तुम्हारे सभी मित्र गांव से परिचित भी हो जाओगे। हाँ मम्मी, बहुत सुना है हमने गांव के बारे में। इस बहाने देख भी लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे कौन से गांव ले जा रहे हैं तुम्हारे टीचर? कोई लालू गांव नाम बताया था टीचर ने। लालू गांव? यह तो बहुत अच्छी बात बताई बेटी तुमने। मतलब? मैं समझी नहीं बेटी। अगर तुम वहां गई तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कई दिनों से एक बोझ है मन पर। कैसा बोझ मम्मी? आपने कभी बताया नहीं। क्या बताती बेटी, गृहस्थी के चक्कर में भूल गई क्या? मेरी दूर के रिश्ते की मौसी हैं, अकेली हैं, शामपुर में रहती हैं। पिछली बार एक आयोजन में मुझे मिली थी। बोली, अकेली हूँ बेटी, बैठे बैठे उकता जाती हूँ। मैंने कहा, मौसी, इस उम्र में खाओ पियो और भगवान का नाम लो। तो बोली, बात तो तूने सही कही। कई दिनों से सोच रही हूँ शहर से रामायण मंगवा लूँ, बैठकर पढ़ूंगी, समय भी कट जाएगा, पर जाना ही नहीं हुआ। तभी सोचा था कि मैं उन्हें शहर से एक रामायण भेजूंगी, मगर अब तक नहीं भेज पाई। मम्मी, आप तो गांव का नाम श्यामपुर बता रही हैं, हमें तो लालू गांव जाना है। बेटी, ये श्यामपुर
लालू गांव से 3 मील की दूरी पर है। मैं तुम्हारी टीचर से कहूँगी, वो तुम्हें ज़रूर ले जाएंगी। तुम नानी को रामायण दोगी तो देखना वो बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छी बात है। बच्चों की टीम 3 दिन के लिए लालू गांव पहुंची। दूसरे दिन टीचर रानू को लेकर शामपुर पहुंची तो बस से उतरते ही टीचर ने रानू से पूछा, रानू क्या पता है तुम्हारी नानी का, दिखाओ। पता? टीचर मम्मी ने तो कोई पता दिया ही नहीं, कह रही थी किसी से भी पूछना, कोई भी बता देगा। अच्छा चलो देखते हैं। टीचर जी, यहाँ तो कोई ऑटो या रिक्शा नहीं दिख रहा, रानू ने टीचर से कहा। पास ही चाय की गुमटी पर खड़े एक आदमी से कहा, शहर से हो बेटी, लगता है गांव पहली बार आई हो। जी, रानू ने सुकचाते हुए कहा। तभी तो 4 गली 2 नाका, गांव का मुंह बांका, यहाँ रिक्शा का क्या काम। हा हा कहते हुए वह हंस पड़ा। मतलब ये बिटिया, हमारा गांव बहुत छोटा है। हम दिन में 10 बार पूरा गांव इन पैरों से नाप लेते हैं, सो रिक्शे की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। ओ, अब तुम्हारी नानी को कैसे खोजा जाए रानू? तुम्हारे पास तो उनके मोहल्ले का नाम या कोई पता भी नहीं है, टीचर बोली। यहाँ कोई मोहल्ला नहीं होता बहन जी, यहाँ तो बस मोड़ होते हैं। बरगद वाला मोड़, आम वाला, नीम, पीपल, अमरूद वाली गली, इसी से काम चल जाता है। किसके घर जाना है, हमें बताओ, हम बताते हैं, वह व्यक्ति बोला। मेरी नानी जी हैं। कौन नानी बिटिया, कछु नाम तो होगा। हाँ, निर्मला नानी। कहीं कबीट वाली निम्मो ताई की तो बात नहीं कर रही हो बिटिया? मम्मी ने तो निर्मला नाम बताया था, रानू सोचने लगी। वही ना जिनके पति स्वर्ग से धार गए, अकेली रहती हैं यहाँ। हाँ हाँ वही। ऐसा करो बिटिया, वो सामने नीम का पेड़ देख रही हो ना, वो हाँ ते दाहिने को मुड़ जाना। ध्यान से सुने, ये गांव का एक परिदृश्य है। ऐसा करो बिटिया, वो सामने से नीम का पेड़ देख रही हो ना, वहाँ से दाहिने को मुड़ जाना। तनिक आगे जाके एक जामुन का पेड़ आएगा, वहाँ से 15 कदम चल पड़ना कि एक बड़ मिलेगा जिसके नीचे चौपाल लगी होगी। नीम का पेड़, वहाँ से दाहिने, फिर जामुन। उफ, बहुत कंफ्यूजन है। रानू और टीचर उंगलियों पर नक्शा बनाने लगी। अंकल, कोई साइन बोर्ड नहीं है? मतलब कहीं कोई दिशा सूचक मोड़ नहीं है, गली नंबर या मकान पर नाम का प्लेट? बेटी, हम खेती किसानी के लोग हैं। पेड़ हमारे अन्नदाता भी हैं और जीवनदाता भी, इनसे ही हमारी पहचान है। देखो, यहाँ सभी मोड़ पर कोई ना कोई पेड़ लगा है। वह मोड़ उसी पेड़ के नाम से जाना जाता है। रही बात नाम की, प्लेट की, तो बेटी गांव का यही तो आनंद है कि यहाँ अभी भी लोगों के आंगन बचे हुए हैं और उन आंगन में उनका पीढ़ियों पुराना लगा कोई ना कोई पेड़ लहलहा रहा है। शहर में एक लकड़ी की पट्टी पर नाम लिखा जाता है, यहाँ तो पूरा की पूरा पेड़ ही है। इससे बढ़कर कोई पहचान क्या होगी भला? यहाँ तो पहचान है अमरूद वाले ताऊ, जामुन वाली काकी, बेर वाली काकी, संतरे वाली बुआ, बस यही हमारी नेम प्लेट होती है। रानू के साथ टीचर के लिए भी ये नई बात थी और उन्हें सच्ची भी लगी। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि निर्मला नानी के यहाँ भी निश्चित कबीट का पेड़ होगा। इसी से उन्हें कबीट वाली ताई कहाती हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चौपाल पर पहुंचकर पूछ लेना, कबीट वाली ताई का मकान कोई भी बता देगा। अंकल, ये चौपाल? बिटिया, जिस तरह तुम्हारे यहाँ शहरों में पार्क होते हैं ना, जहाँ आराम के समय लोग आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसी तरह गांव में भी चौपाल होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पार्क चारों तरफ से बंद होते हैं और ये खुले होते हैं। रानू और टीचर जब चौपाल में पहुँचे तो वह दृश्य किसी पिक्चर सा लग रहा था उन्हें। बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके नीचे कई लोग बैठे बतिया रहे थे, आसपास बच्चे खेल रहे थे। कबेलू के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए दूसरी ओर से गेंद आए तक जमा दिया और जोर से चिल्ला पड़े, पिट्टू।
कितना अच्छा लग रहा है टीचर, सभी बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। और एक बात देखी तुमने, ये बच्चे बड़ों की निगरानी में भी हैं, कोई डर नहीं। चलो इनसे पूछते हैं तुम्हारी नानी का पता। रानू ने उनसे नानी का पता पूछा तो एक साथ कई लोग बोल पड़े, अच्छा कबीर वाली ताई अभी हाल ही घर की तरफ गई हैं। ऐसा करो, वो अमराई दिख रही है ना, बस उसकी छाह तले चले जाओ, बस जरा सी दूर पर दिख जाएगा कबीर का पेड़, वही है निम्मोताई का मकान। टीचर जी और रानू जैसे ही घर के आंगन में पहुंचे, देखा कबीर से लदा पेड़ मुस्कुरा रहा था। नानी को पहचान बताकर रानू ने रामायण दी तो नानी ने उसे सिर माथे से लगा ली। आदरणीय पयोधी सर उपस्थित है, नमस्कार करती हूँ सर। पेड़ मुस्कुरा रहा था, नानी को पहचान बताकर रानू ने रामायण दी तो नानी ने उसे माथे से लगा लिया। नैना बिटिया ने तो बहुत अमूल्य भेंट भेजी है बिटिया, बहुत प्यार कहना उसे मेरा। जी नानी। नानी ने बहुत आवभगत की रानू और टीचर जी की। जब रानू और टीचर लौटने को हुई तो नानी बोली, तनिक ठहर लाड़ो। उन्होंने अंदर से एक बांस की डलिया में बहुत सारे कबीर देते हुए कहा, जाकर अपनी माँ को दियो। मास्टरनी बिटिया तू भी खइयो, बड़े मीठे कबीर हैं, एक बार खाएगी तो बार बार नानी को याद करेगी। हम आपको हमेशा याद करेंगे कबीर वाली नानी, कहते हुए टीचर और रानू ने नानी से विदा ली। ये एक ग्रामीण परिदृश्य पर आधारित बाल कहानी थी। तो आपने सुनी मेरी ये चारों कहानियाँ और मुझे लगता है समय हो गया है। समय हो गया है, अपनी इस कहानी वार्ता को मैं यहीं विराम देती हूँ और अनुमति चाहती हूँ आप सबका पुनः पुनः आभार, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय त्रिलोकनाथ जी को सादर नमन कि उन्होंने मुझे समज्ञा मंच से जोड़ा और ये कहानी पाठ का मुझे अवसर दिया। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसको क्या करना है, कंटिन्यू दबाना है, फिनिश दबाना है। पिछली बार गलत हो गया था तो निकल गया था।